नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जुगेश यादव और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो अपने ज़माने में बहुत बड़ी कंपनी रह चुकी है। आजकल अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात करें, तो आपके जो बहुत बड़ी कंपनी है तो आपके माइंड में आता होगा एप्पल्स, अमेज़न्स एंड अगर्स अदर्स जो हैं। लेकिन अपने ज़माने की जो बहुत बड़ी कंपनी रह चुकी है, कभी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी सुना है? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ज़माने की बहुत बड़ी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी? इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट ब्रिटेन से कुछ आदमी आए थे भारत, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो था वो सामान बहुत कुछ था उनके इस्तेमाल के लिए, और उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से धनी हो सकते हैं, हम यहाँ पर कोई कंपनी खोलते हैं। फिर वो ब्रिटेन गए और ब्रिटेन से जाने के बाद उन्होंने जो वहाँ की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ से एक एप्लीकेशन मांगी और उन्होंने कहा कि हम भारत में एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ ने इजाज़त दे दी उनके लिए और वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ का मुगल शासक जिसका नाम था जहांगीर से इजाज़त मांगी, और इजाज़त मांगने के बाद उन्होंने जहांगीर ने उसे परमिशन दे दी इसके कि यहाँ पर आप व्यवहार कर सकते हो। ये व्यापार करने के बाद उन्होंने जो यहाँ पर किसका व्यापार करा, स्पाइसेस का, मसालों का बहुत व्यापार करा और उनका काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। इसे चलने के बाद तो लेकिन फिर जो यहाँ पर डचेस जो थे वो भी इसका ही काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो था वो सामान बहुत था और इस्तेमाल करने के लिए वगैरह। लेकिन ऐसा होते होते अब डचेस में और ब्रिटेन में, ब्रिटिश में, दोनों में झगड़ा हो गया। तो इन दोनों कंपनियों ने समझौता करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और डचेस की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनकी दूसरी जो थी, उन्होंने समझौता करा कि हम अलग अलग अपना व्यापार करते हैं। तो डचेस जो थे वो स्पाइसेस का करने लगे और जो ब्रिटेन जो थे वो ब्रिटेन करने लगे कपास का, रुई का, जैसा आप जानते हो रुई वगैरह, तो सिल्क। इनसे ये इस्तेमाल करने करते करते इन्हें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होने लगा, इसमें इन्हें इतना प्रॉफिट होने लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होने लगा। और ये जो भी था भारतीयों से गंदा संदा वो खरीदते थे, उल्टा सीधा रुई, और उनका इस्तेमाल करके वो अपने ब्रिटेन भेजते थे। ब्रिटेन जब ये भेजते थे तो वहाँ बहुत ऊंचे दामों में बिकता था, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। ये मुनाफा इतना हो रहा था इनके लिए कि इनकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बहुत बढ़ने लगी, बहुत विकट। अब ये इतनी बढ़ गई, फिर क्या हुआ कि एक जो इसका राजा था, मतलब वी कैन से दैट मुखिया जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे सिराजुद्दौला के ऊपर हमला कर दिया और उनसे उनका राज्य जीत लिया। उस टाइम वो जो थे वो बंगाल के राजा थे। तो बंगाल फिर उन्होंने उसे जीत लिया। उसे जीतने के बाद वहाँ की जो भी राज्य का जो पैसा आता था वो सबका सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के पास। जैसे अब इस टाइम कौन पैसा जमा करता है? पूरे देश का, आप आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट जमा करती है। अब वो पूरे राज्य का पैसा जो था वो उनके पास जमा होने लगा, पूरा का पूरा पैसा। अब वो और भी ज्यादा कंपनी बढ़ने लगी। तो इस तरीके से कंपनी की जो स्थापना हुई थी, सॉरी मैंने आप बताना भूल गया आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहले स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 में। 1600 में इसकी स्थापना हो गई थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना काम बढ़ा लिया। फिर इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इसके पास ज़्यादा पैसे हो गए तो इन्होंने अपना सैनिक खड़े करना स्टार्ट कर दिए। सोचिए आप, एक प्राइवेट कंपनी के सैनिक ये रखने लगे, और ऐसी काम इनका बढ़ता गया और इन्होंने काम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया इन्होंने। ये अब पूरे राज्य से कर वसूल करते थे, कर यानी कि जो टैक्स होता था वो पूरे राज्य से कर वसूलते थे। फिर ये और ज़्यादा धनी होते गए। फिर एक जमाना ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद के पास 2,60,000 सैनिक थे। आप एक सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के पास इतने सारे सैनिक होना कोई मामूली बात नहीं होती। 2,60,000 सैनिक बहुत होते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, अब चीन, जैसे आपने आपने सुना ही होगा, शुरू शुरू में चाय का बिजनेस बहुत चला था, कहते थे ब्रिटिश चाय लेकर आए, ब्रिटिश चाय लेकर आए। तो ब्रिटिशों तो चीन में चाय जो था, चीन वाले चाय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। जिसे आपने सुना होगा, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था उसकी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो चाय का काम कर रहे थे चीन वाले जब चाय का काम, तो ब्रिटिशों की उन पर नज़र पड़ गई और ब्रिटिशों ने कहा कि अगर तुम हमारे लिए चाय दोगे तो हम तुम्हारे लिए सिल्वर देंगे। तो इस तरीके से थोड़े दिन बिजनेस चलता रहा। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुखिया जो थे वो अपने
ज़्यादा टसन में आ गए। उन्होंने कहा कि अब हम इसका इन्हें ना ही तो हम सिल्वर देंगे, जो हमारी इच्छा होगी हम इन्हें वो देंगे। तो अब क्या होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपने सुना होगा अफीम, ओपीएम, ओपीएम का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उन्होंने सोचा कि हम भारतीयों से जबरदस्ती ओपीएम उनके खेतों में उगवाएंगे और उनसे जो ओपीएम होगा वो चीन वालों को देंगे। इस तरीके से तो चीन वाले इससे नाराज हो गए, बोले हम, उन्हें कहा कि हम ये नहीं लेंगे। ओपीएम से जो था वो जमीन का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। जो ओपीएम है एक ड्रग्स की तरह होता है, जस्ट लाइक ड्रग्स, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो चीन वालों ने इनसे मना कर दिया, बोले हम ये नहीं करेंगे, आप जबरदस्ती हमसे ना करें। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो बहुत सारे सैनिक थे और वो बहुत शक्तिशाली थी, तो उन्होंने चीन से फोर्स करा बहुत ज्यादा, जिससे कि इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हुआ है, आपने सुना ही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कंपनी ने 1760 से लेके 1820 तक बहुत अपना राज करा उन्होंने। आई थिंक 1780 से लेके 1780 से लेकर 1880 तक खूब राज करा उनका। बिकॉज उस ये दौर ऐसा था कि अब इन्होंने 1600 तो स्टार्टिंग करी थी और 1780 तक इनका खूब अच्छा काम चला था बिकट। लेकिन अब जो टाइम आया है 1780 से लेके 1820 तक, ये टाइम जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट आने लगा इनके लिए, क्योंकि इसमें जो था वो एक तो ये रिवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हो गया। अब फिर इसके बाद आता है 1857 की क्रांति, जो आपने पढ़ा ही होगा हर किसी बुक में मोस्टली, जो 10th क्लास के बच्चे हैं या 8th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। अब 1857 की क्रांति, आपने सोचा होगा कि जिसका जब ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो वो उसका घड़ा तो फूटता ही है। तो आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे, मंगल पांडे हुआ, और मंगल पांडे और झांसी की रानी, बहुत सारे जो थे, इन्होंने क्या काम करा, इस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ आवाज़ उठाई कि हम, आप जबरदस्ती हमसे ना कराएं, क्योंकि ये ओपीएम की खेती जबरदस्ती करा रहे थे खेत में, जो भारतीय लोग नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा इनका फिर ये था कि इनकी जो फौज थी उसमें कम से कम 70% जो फौजी जो थे वो इंडियन थे। सबके सारे के सारे कम से कम 70% जो फौजी जो थे वो इंडियन थे। तो उन्होंने उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। और जिस भी कंपनी पे ये या तो जबरदस्ती उसे अपने साथ शामिल कर लेते थे, और जो अगर नहीं होता था तो उससे फिर युद्ध करने के बाद उसे वहीं खत्म कर देते थे, उससे छीन लेते थे। तो अब ये क्या हुआ, इन लोगों ने जवाब उठाया, आवाज़ उठाई कि हम ऐसा नहीं करेंगे या कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने उनके लिए मारा पीटा शुरू शुरू में काफ़ी करा, और उन्होंने मना भी करा था इनसे काम, ये उसके वो बम भी बनवा रहे थे, जिसका जो होता था सुअर की चर्बी से जो बनता था। अब ये उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जो इनकी फौज में जो थे सारे के सारे फौजियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे ये लोग। इनकी हार का कारण जो बना था वो यही था कि ये फौजियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और फिर फौजियों ने क्या करा कि हम इंडियन हैं और हमारे ही साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमारे ही देश को खोखला कर रहे हैं ये लोग। तो उन लोगों ने आवाज़ उठाई और वो फिर इन्हीं के ही खिलाफ खड़े हो गए, जिससे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को की बहुत ज़्यादा पिटाई करी थी, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का खंडन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। तो लगभग आप सोच सकते हो कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग समाप्त हो गई थी। तो इन्होंने लगभग 257 साल जो था वो राज करा था अंग्रेजों ने उस टाइम। उसके बाद तो उन्होंने राज करना स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने लगभग इतने साल राज करा। अब आप देखिए कि एक प्राइवेट कंपनी जो कि सिर्फ एक व्यापार करने आई थी, उसने क्या से क्या कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बाहर की जो कंपनी है उन्हें इतना मत बढ़ने दो अपने देश में, ताकि वो आपको ही नुकसानदायक हो जाए। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम जुगेश यादव। धन्यवाद।